गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गजेंद्र पाल, पीजीटी मैथमेटिक्स। ये जो वीडियो हमने बनाया आज का, ये क्लास 11th मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन के लिए है। मतलब स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाना है क्लास 11th के मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब हाउ द क्लास 11th मैथमेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, ये हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है। जब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाएंगे तो हम अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे जो कि क्लास 11th में मैथमेटिक्स का है। ठीक है, बहुत से बच्चों को मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई क्लास 11th का मैथमेटिक्स जिस तरह से है उसी तरह से क्लास 11th का मैथमेटिक्स भी होगा, और कुछ हद तक है भी। मीन्स फॉर सम लिमिट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th इज जस्ट लाइक द क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब है कि फॉर्मूले का उसमें ज़्यादातर हम एप्लीकेशन है, यानी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे कि हम कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं, यानी जैसे कि ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ज्योमेट्री वाले पार्ट में क्या है कि थ्योरम्स हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, तो इन सब का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सब आता है प्योर मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट कि हम क्लास 11th में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्लास 11th में आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं अगर आप थोड़ा सा लॉजिक रखते हैं तो, क्योंकि क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है वो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसका थोड़ा पोर्शन कम हो जाता है, और प्योर मैथमेटिक्स मीन्स कंसेप्चुअल जो मैथमेटिक्स है उसका पोर्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, यानी लॉजिक बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज लॉट ऑफ लॉजिक टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मीन्स है डेफिनीशन आनी चाहिए। डेफिनीशन जो है मतलब वर्ड्स वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें आसानी से समझ में आने चाहिए, वर्ड्स समझ में आने चाहिए, यानी टर्म्स हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, डेफिनीशंस हैं, फैक्ट्स हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और डायग्राम्स हैं, ये हमें आसानी से समझ में आने चाहिए, ये हमारे लेवल के होने चाहिए। ठीक है, तो हम जो है क्लास 11th के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं, यानी क्लास 11th के लिए हम लायक समझ पाते हैं। और थोड़ा बच्चा जो है हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कम से कम 1 या 1.5 घंटे की जो स्टडी है वो कम से कम मैथमेटिक्स के लिए पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। तो हम समझेंगे कि क्लास 11th में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं कि जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो आपके 16 दिए हुए हैं। ठीक है, 16 चैप्टर्स हैं, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। सेट से स्टार्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी पे जाकर के हम ख़त्म करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका सेट थ्योरी है। फर्स्ट चैप्टर आपका सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी। अब आपको नाम से लग रहा होगा कि कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा, सेट थ्योरी। तो मैं ये बता देता हूँ, आज से 5 या 6 साल पहले की बात है जब ये टॉपिक सेट वाला टॉपिक जो है क्लास 9th में हुआ करता था। ठीक है, तो इसको क्लास 9th से जो है क्लास 11th में कर दिया गया। नंबर थ्योरी से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्लास 9th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, तो उसी से रिलेटेड है ये सेट थ्योरी भी। ठीक है, मतलब जो नंबर्स हैं उन्हीं से क्या बनता है, सेट बनता है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ जो नंबर्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो सेट होता है। तो सेट थ्योरी का ये पहला चैप्टर है हमारा। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब क्योंकि 9th क्लास का था तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका लेवल कितना हाई हो सकता है। इसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है,
ये सेकंड चैप्टर है जो रिलेशन एंड फंक्शन का है। इस रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन आता है, रिलेशन से रिलेटेड टर्म्स आती हैं जैसे कि डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है, और फिर उसके बाद रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फंक्शन में, अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, तो ये रिलेशन एंड फंक्शन का ये सेकंड चैप्टर हमारा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री का आता है। कोई डाउट नहीं है कि आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, चलो सॉरी क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, उसी को थोड़ा हम एक्सटेंड कर देंगे और उसका एक्सटेंसिव रूप जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म जो है हम यहाँ पे क्लास 11th में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 11th का ही मतलब क्लास 10 से ही थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो है हम पढ़ने वाले हैं। कुछ आइडेंटिटीज ऐड हो जाएंगी, कुछ और कंसेप्ट ऐड हो जाएंगे और उनसे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है बनता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है ये बहुत ही मतलब दिस चैप्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लास 11th एंड क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब कैलकुलस का जो पार्ट है जो कि आपका 12th का है, मतलब 50% पार्ट लगभग किसका है, कैलकुलस का है। तो जो कैलकुलस का पार्ट है उसमें आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही रोल प्ले करता है। और भी बहुत से चैप्टर हैं जिनमें कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होंगे ना, वो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट्स होंगे उन स्टेटमेंट्स को हमें प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर, यानी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो वेरिफिकेशन, अजम्पशन एंड इंडक्शन, ये तीन जो स्टेप मिला करके जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बनता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा मेहनत करना सीख जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 आता है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 10th क्लास में हमने रियल नंबर्स पढ़ा हुआ है और रियल नंबर से थोड़ा सा आगे, रियल नंबर आपको पता है रियल नंबर सारे नंबर्स को कवर करता है। ठीक है, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर होते हैं, सभी नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स हों, चाहे रेशनल इरेशनल नंबर्स हों। और उससे आगे बढ़ करके एक स्टेप आगे बढ़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी, इजी टर्म्स होंगी, वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है आपका इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज है तो इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 9th क्लास में भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो वो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके इक्वेशन से क्या बना देना है, इनइक्वेशन बना देना है। इनइक्वेशन जो है वही क्या होती है, इक्वेशन से आगे बढ़ करके इनइक्वेशन, और इनइक्वेशन मिल करके ही बनाती है क्या, इक्वलिटी। तो ये चैप्टर भी जो है आपका उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पे वो सब 10th से थोड़ा सा आगे हैं। आपने भी देखा होगा जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में प्रीवियस कंसेप्ट को ही हम थोड़ा बढ़ा करके पढ़ते हैं या कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ 7th चैप्टर आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक नया टॉपिक है। ठीक है, ये 11th क्लास के लिए एक नया टॉपिक है, 10th में आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है आपने पढ़ा है, वही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होता है, यानी अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन एंड सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो अरेंजमेंट भी आप जानते हैं, हाउ टू अरेंज, और कॉम्बिनेशन भी आप जानते हैं, मतलब हाउ टू सेलेक्ट, तो वो कॉम्बिनेशन है। तो अरेंजमेंट भी आपको आता है और कॉम्बिनेशन भी आप, सिलेक्शन भी आपको आता है। इट मीन्स आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है, यानी परम्यूटेशन बनाना और कॉम्बिनेशन बनाना आपको आता है। हाउ टू अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और हाउ टू सेलेक्ट द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये 7th चैप्टर होगा। इसके बाद 8th चैप्टर जो है आपका बायनोमियल थ्योरम है, बायनोमियल थ्योरम। अब
ये भी आपको नया नया सा लग रहा होगा, लेकिन ये नया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। आइडेंटिटीज पढ़ने का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ए प्लस बी की पावर 4 तक भी आपने पढ़ा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में ए प्लस बी की पावर 5, ए प्लस बी की पावर 6 और थोड़ा आगे बढ़ करके ए प्लस बी की पावर n का मतलब एक जनरल नंबर कोई भी, n का मतलब 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम में हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हुई थी उन्हीं को हम आगे थोड़ा बढ़ा करके पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम नाम है, नाम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। थोड़ा लग रहा होगा कि नया सा नाम है, लेकिन पढ़ेंगे तो हम वही पुराना वाला कंटेंट ही। ठीक है, तो कंटेंट पुराना होगा, टॉपिक नया होगा। कंटेंट पुराना है, टॉपिक नया है। ये चैप्टर नंबर 8 होगा। और इसके बाद जो है 9th चैप्टर आपका है, 9th चैप्टर आपका आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। क्या बोलेंगे? एपी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। अब देखो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एपी के बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जनरल टर्म क्या होती है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होती है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है किसमें? 10th क्लास में। अब आप ज्योमेट्रिक, बस इसमें यहाँ पे एक नया टॉपिक है तो वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होगी। जनरल टर्म क्या होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की? नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो एपी तक पढ़ा हुआ है, एपी को ही थोड़ा बढ़ा करके क्या बना देंगे हम? जीपी। हालांकि एपी से जीपी नहीं बनती है, जीपी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एपी बट है सेम टर्म्स। जितना हमने एपी में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, उतना ही हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन कंसेप्चुअल चैप्टर है, पूरा लॉजिकल चैप्टर है। आपका लॉजिक जितना ज़्यादा होगा, क्वेश्चन उतनी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले भी हैं, 50% फॉर्मूला 50% कंसेप्ट मिलकर के बनाता है क्या? ये चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन को आप जैसे आपने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन, क्लास 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, क्लास 10th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ इक्वेशन कैसे बनानी है, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। 9th क्लास 10th क्लास में ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पे है हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन से वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका पहला टॉपिक होगा। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद आपकी डिस्टेंस होगी पॉइंट की लाइन के साथ में, पॉइंट की लाइन के साथ में डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे किसमें? क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 में, दैट इज स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है और एक लेवल को डिफाइन करता है। लेवल को डिफाइन करता है मतलब यहाँ पे मेंटल लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, पहले से बता रहा हूँ। वैसे कोई ऐसी जब हम चलते जाएंगे तो लेवल धीरे धीरे अप होता जाता है। 10th चैप्टर है ये, 10th चैप्टर तक तो हम वैसे ही बहुत अप हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है, चैप्टर नंबर 11 है आपका। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन का चैप्टर आता है। चैप्टर नंबर 11 है कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन यानी कौन का सेक्शन। तो 10th क्लास में हमने फ्रस्टम ऑफ कौन पढ़ा था, आपको याद होगा।
फर्स्ट टर्म ऑफ कौन पढ़ा था, सरफेस एरिया पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे कॉनिक सेक्शन मतलब टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। जैसे सर्कल है, क्या पढ़ेंगे, सर्कल, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। ये 4 कॉनिक सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? कौन कौन से बताए मैंने? जैसे कि सर्कल है, ठीक है, कौन से बनता है, ये किससे बनता है, कौन से। इलिप्स है, इलिप्स सर्कल के जैसा ही होता है इलिप्स। उसके बाद पैराबोला, ठीक है, और इसके बाद देन हाइपरबोला। ये आपके कॉनिक सेक्शन के 4 टाइप्स हैं इस चैप्टर के अंदर। इन चारों टाइप्स की हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशन। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, इसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे, हर एक के लिए, हर किसी के लिए, सर्कल के लिए, इलिप्स के लिए, पैराबोला, हाइपरबोला के लिए, ठीक है। और देन आफ्टर दैट हम जो है एक रिलेशन जो है ए, बी और ई के बीच एक रिलेशन है हाइपरबोला और इलिप्स के लिए, तो वो हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारे टॉपिक जो है किसके अंदर आते हैं, कॉनिक सेक्शन के अंदर आते हैं। थोड़ा नया तो है, नया है, लेकिन कौन का नाम हमने सुना हुआ है, कौन का नाम सुना हुआ है, कौन के सेक्शन बनाने हैं, वही कॉनिक सेक्शन होगा। तो कोई डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर नंबर 11 होगा। और इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, यानी हमने 2D ज्योमेट्री पढ़ी थी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 के अंदर। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। उसमें किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट लेते थे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन 3D ज्योमेट्री में हम एक कोऑर्डिनेट और लेंगे, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट होगा कौन सा, जेड कोऑर्डिनेट, और वो होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, यानी तीसरा कोऑर्डिनेट होगा वो। तो जो डिस्टेंस थी 2 डायमेंशन में वो कन्वर्ट हो जाएगी 3 डायमेंशन में। जो सेक्शन फॉर्मूला था 2 डायमेंशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 डायमेंशन में, ठीक है। इसके बाद आपने जो है, इसके बाद आपने मिड पॉइंट फाइंड किया था, आपने सेंट्रोइड फाइंड किया था, आपने इंसेंटर फाइंड किया था। तो ये सब भी हम फाइंड करेंगे 2 डायमेंशन से हट करके 3 डायमेंशन में। मतलब वी विल ऐड 1 मोर कोऑर्डिनेट, दैट इज 3rd कोऑर्डिनेट, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट। तो मिलकर के बनाएगा क्या, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 12। इसके बाद 13 चैप्टर आता है। 13 चैप्टर आपका है, ये है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये आपका होता है कैलकुलस का एक पार्ट है। चैप्टर नंबर 11 में केवल एक ही चैप्टर नंबर 11th क्लास में आपका एक ही चैप्टर है जो कि कैलकुलस से रिलेटेड है, और वो है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिमिट फाइंड करना, और लिमिट फाइंड करने के बाद देन डेरिवेटिव फाइंड करना, ये 2 ही टॉपिक हैं, 2 ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। लिमिट आपको, आपने जैसे कि 9th क्लास में फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है, 10th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जो वैल्यू हम फाइंड करते थे वही एक लिमिट की तरह काम करेगी। मतलब जो वैल्यू है फंक्शन की, वही फंक्शन की लिमिट भी होती है, ठीक है। और थोड़ा और है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो कि आपको बहुत ही मतलब क्लास 11th में और क्लास 12th में काफ़ी मतलब बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चाहे तो वो और सब्जेक्ट हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में भी काम में आता है डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव काफ़ी रोल प्ले करता है। आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उस इंटीग्रेशन में भी ये डेरिवेटिव जो है काम करता है। तो डेरिवेटिव है लिमिट एंड डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 13। इसके बाद चैप्टर 14 है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चैप्टर नंबर 14 है। इसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी, जैसे कि कन्वर्स फाइंड करना, कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना,
क्वांटिफायर्स फाइंड करना, ठीक है, और इम्प्लीकेशंस फाइंड करना, ठीक है। तो ये सारी जो कुछ मतलब मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये रीजनिंग जो डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे बहुत से, तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रूव करना, वो जो है किसके अंदर आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आता है। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 14। इसके बाद 15 चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है, चैप्टर नंबर 15। अब जगह इधर मैं इधर लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का है। इसके अंदर मीन मोड मीडियन, और उसके बाद मीन मोड मीडियन तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो है डेविएशन आएगा, मीन डेविएशन आएगा, डेविएशन एंड मीन डेविएशन, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ एक्स्ट्रा है 11th क्लास में जो मीन मोड मीडियन पढ़ा था उससे थोड़ा सा क्या है एक्स्ट्रा। मीन मोड मीडियन भी फाइंड करेंगे, रेंज भी फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ क्या फाइंड करेंगे, साथ ही साथ जो है डेविएशंस फाइंड करेंगे। डेविएशंस मीन्स मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये हम फाइंड करने वाले हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के अंदर। और लास्ट चैप्टर है इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th में भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, क्लास 9th में भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, और हम क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। हालांकि हमने ध्यान नहीं दिया होगा कि क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो क्लास 9th में पढ़ा था वो क्लासिकल अप्रोच थी। क्लास 10th में पढ़ा था स्टैटिस्टिकल अप्रोच हमने पढ़ी थी, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में पढ़ी हुई थी। और क्लास 11th में हम पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच मतलब कुछ एक्जियम्स होंगी, कुछ एक्जियम्स होंगी, यानी कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उन पे बेस जो है प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है, मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया क्लास 11th की मैथमेटिक्स का। और थोड़ा सा बस मतलब बच्चे को अगर हार्ड वर्किंग है, यानी 1 घंटे पढ़ सकता है घर पे, 1.5 घंटे घर पे पढ़ सकता है, तो उसको 100% मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी हम जब फेस टू फेस होंगे तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।